आज का टॉपिक है अपनी समास। हेडिंग डाल लीजिए आप, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है समास। ये दो शब्दों से बना है। अगर पहले हम बात करें तो सम प्लस आस। इसमें जो सम है इसका अर्थ होता है समान रूप से, या आप कह सकते हो उचित अर्थ से, और आस का अर्थ होता है पास बिठाना। आस का अर्थ होता है पास बिठाना। इस प्रकार हम समास का एक शाब्दिक अर्थ कर सकते हैं कि समान रूप से पदों या शब्दों को पास पास बिठाना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास का ये तो हमने अर्थ देखा, अब इसके अर्थ अलग अलग होते हैं। शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है एक तरह से समेटना, समीप लाना, समेटना, समीप लाना, या कह सकते हो आप पास बिठाना आदि। तो समास के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो समेटना, समीप लाना, पास बिठाना आदि समास के शाब्दिक अर्थ होते हैं। और समास सम प्लस आस, सम मतलब समान रूप से, पास मतलब पास पास में बिठाना, उसे हम समास कहते हैं। फिर अगर हम बात करें कि समास की परिभाषा क्या होती है, समास की परिभाषा क्या होती है, तो नॉर्मल परिभाषा आप याद रख सकते हो कि दो या दो से अधिक शब्दों या पदों भी कह सकते हो आप, शब्दों के विभक्ति रहित मेल को समास करते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के विभक्ति रहित मेल को समास करते हैं, इनके बीच में विभक्तियां नहीं होनी चाहिए। जैसे हम एक शब्द लें यहाँ पर, अगर मैं कहूँ ये देखिए आप, देश के लिए प्रेम, अब हम इसका समासिक पद बन जाता है, ये तो समास विग्रह है ना, इधर बन जाएगा इसका देश प्रेम। अब ये कैसे बना, इसको थोड़ा आप परिभाषा में समझिए आप कि दो या दो से अधिक शब्दों, तो ये दो शब्द हैं, विभक्ति रहित मेल, इनका हमने इन दोनों को, इन विभक्तियों को काट दिया और विभक्ति रहित जो मेल कर दिया है उसे हम क्या करते हैं? समास करता है। ये समासीकरण की प्रक्रिया है। समासीकरण की प्रक्रिया से जो शब्द बनता है उसे सामासिक पद भी कहते हैं, उसे सामासिक पद भी कहते हैं। देखो हमने याद किया था समेटना, पूरे शब्द को समेट के हमने एक शब्द कर दिया देश प्रेम। समीप लाना, इन दोनों को हमने समीप लाकर देश प्रेम। भाई देश के लिए प्रेम से भी वही अर्थ निकल रहा है और देश प्रेम से भी वही अर्थ निकल रहा है, अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता, जबकि शब्द कम कर दिए जाते हैं। समास का मुख्य काम यही है कि शब्दों को कम कर देता है ये, और अर्थ वैसा का वैसा ही बनाए रखता है। शब्दों को कम कर देता है और अर्थ वैसा का वैसा ही बनाए रखता है। देखो पास बिठाना, हमने इन दोनों को पास पास बिठा दिया, जिसमें ये सामासिक प्रक्रिया कहलाए। ये यहाँ भी वही है, समान रूप से, बिल्कुल समान रूप से हमने इनको बिठाया। दोनों का अर्थ यहाँ पर भी जो है वही अर्थ यहाँ पर इनका हमें देखने को मिल रहा है। अब आगे देखिए आप, ये परिभाषा और ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। अब आगे बात करें कि समास में दो, एक तरह से दो पद माने गए हैं समास में। समास के दो पद मानते हैं। जैसे हमने लिखा था देश प्रेम, तो इसमें एक तो होता है प्रथम पद, आगे वाला प्रथम पद, और एक होता है द्वितीय पद या द्वितीय पद। इन दोनों को हम ऐसे, प्रथम को हम पूर्व पद भी कह सकते हैं और द्वितीय पद को हम उत्तर पद भी कह सकते हैं। उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद है ना, पूर्व यानी पहले जो पद आता है उसे प्रथम पद कहते हैं, जो बाद में आता है उसे उत्तर पद कहते हैं। तो इन्हीं आधार पर हम कह सकते हैं कि पदों की प्रधानता, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के चार भेद माने जाते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद माने जाते हैं? चार भेद माने जाते हैं। देखिए कौन कौन से चार भेद माने जाते हैं, इसके नाम देख ले पहले। प्रथम पद प्रधान समास, ये पहला इसका भेद है। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के चार प्रकार हैं। पहला प्रथम पद प्रधान समास, दूसरा आ जाएगा आपका उत्तर पद
प्रधान समास। ठीक है, तीसरा भेद आता है इसमें दोनों पद प्रधान समास, दोनों पद प्रधान समास। और चौथा जो भेद आता है अपनी अन्य पद प्रधान समास। क्लियर? ये हमें याद होना चाहिए कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। प्रथम पद प्रधान समास, उत्तर पद प्रधान समास, ये द्वितीय पद भी कर सकते हैं हम, है ना, इसे पूर्व पद भी कर सकते हैं। उत्तर पद कहो या इसे प्रथम की जगह हम पूर्व पद भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर लिखा था। प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान समास, या हम कर सकते हैं कि द्वितीय पद अथवा उत्तर पद प्रधान समास, दोनों पद प्रधान समास, यानी कि जिसमें पहला भी प्रधान हो और दूसरा भी प्रधान हो, और जिसमें अन्य पद प्रधान समास। तो देखो कौन कौन से हैं। प्रथम पद प्रधान समास होता है अपने हिंदी में सबसे पहले क्या आता है? तो अ वाला जो समास आएगा अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास, ये प्रथम पद प्रधान समास है। ठीक है, एक ही है। उत्तर पद या द्वितीय पद प्रधान समास में 3 आते हैं। एक तो आता है इसमें तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। दूसरा आता है इसमें द्विगु समास, और एक आता है इसमें अपने कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तो द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान समास कौन कौन से आते हैं? तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय। फिर हम बात करें कि दोनों पद प्रधान, ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हो, वो होता है अपने द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। और ऐसा समास जिसमें न तो पहला पद प्रधान हो, न दूसरा पद प्रधान हो, न दोनों पद प्रधान हो, कोई अन्य ही पद प्रधान हो, वो एक ही समास है आपका बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ये हमने इनके भेद किए। अब ये पद की प्रधानता क्या होती है? पद की प्रधानता क्या होती है? आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा। तो पद की प्रधानता से तात्पर्य है, जब भी हम कोई शब्द या पद लिखेंगे उसमें 2 होंगे, हर शब्द में 2 पद होंगे, उनमें एक पद प्रधान होगा, यानी कि एक मुख्य अर्थ वाला होगा, एक पद मुख्य अर्थ वाला होगा। जैसे हम लिखें, यहां लिख दिया मैंने, मान लो कोई सा भी उदाहरण ले लेते हैं, एक अपन छोटा सा, देखिए, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं यहां, आत्मनिर्भर, इसका समास विग्रह होगा आत्म पर निर्भर, आत्म पर निर्भर। तो इसमें आप ये देखिए, अब आत्म यानी कि स्वयं किस निर्भर, तो यहां पर हमने देखा था कि ये जो कर्मधारय समास का उदाहरण है, आत्म पर निर्भर, आत्म पर निर्भर, तो इसमें दूसरा जो पद होता है ये मुख्य पद माना जाता है, निर्भर। तो आत्म यानी कि स्वयं निर्भर, निर्भर होना, तो किसके ऊपर निर्भर होना? स्वयं के ऊपर निर्भर होना। तो आत्म पर निर्भर हम कर सकते हैं। यहाँ एक अपन और लिख सकते हैं, रणवीर, रणवीर कर सकते हो आप, रणवीर यानी किसका हो जाएगा? रण में वीर। तो इसमें दूसरा पद प्रधान है, यानी कि वीर कहाँ है? वो रण में जाकर होगा, तो यानी कि पद की प्रधानता दूसरा पद मुख्य है। वीरता कहाँ दिखाएगा? वो रण में तो दिखाएगा, तो इसमें दूसरा पद प्रधान है, इसलिए ये भी किस में आ जाएगा? अपने तत्पुरुष समास में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ये रण में वीर, तत्पुरुष में आ जाएगा। तत्पुरुष में आएगा, किस में आएगा? तत्पुरुष में आएगा। यानी कि तत्पुरुष के भेद होते हैं फिर अलग अलग, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, है ना। तो ये मे पेपर वगैरह ये जो भी बीच में आते हैं ये शब्द, ये सभी किस में आ जाते हैं? अपने तत्पुरुष समास में आ जाते हैं। ठीक है, ये हमने इसके भेद देखे। तो 2-4 इसकी पहले आप लाइनें लिख लीजिए, आप परिभाषा वगैरह।
पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेदों को पढ़ने के बाद अब हम इसकी सामान्य चर्चा ये करेंगे कि सामान्य रूप से अगर पूछा जाए कि सामान्यतः समास के कितने भेद होते हैं, तो सामान्यतः समास के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास सामान्यतः समास के 6 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है अव्ययी भाव समास, दूसरा प्रकार है अपने इसमें तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तीसरा प्रकार है अपने इसमें कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, और चौथा प्रकार है आपका द्विगु समास, द्विगु समास, पांचवा प्रकार है आपके इसमें द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, और अंतिम अपनी जो छठा प्रकार माना जाता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। इनकी एक एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता दूं। भाई सामान्यतः समास के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। अब इन 6 प्रकारों को हमें एक नॉर्मल ट्रिक से याद रखना है कि सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में अ आता है। क्या आता है? अ आता है। तो इसमें अ आगे आगे आता है, इनके प्रथम नंबर पे आता है। तो इसमें आप ध्यान रखना भाई, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है इसमें? यानी कि वह समास जिसमें प्रथम पद प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक। अब आ जाओ तत्पुरुष। पुरुष का दूसरा स्थान माना है। अपन कहे कि महिलाओं को हमेशा आगे रखा जाता है, तो पुरुष का दूसरा स्थान मानते, तो इससे भी हम याद रख सकते हैं कि जिसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वितीय पद बाद वाला पद प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्म धारे, कर्म को धारण करने वाला, तो यहाँ ये द से हम याद रख सकते हैं कि दूसरा पद प्रधान होता है। धारण करेगा तो दूसरा पद प्रधान होगा, है ना। ट्रिक है ये छोटी सी। द्वि का मतलब होता है 2। द्वि का मतलब क्या होता है? 2। 2 क्या है? एक संख्या। 2 क्या है? संख्या। कि जिसका प्रथम पद क्या हो? संख्यावाची हो। क्या हो? जिसका प्रथम पद आगे वाला पद क्या हो? संख्यावाची। भाई 2 से हमें द्वि से पता चला ना कि द्वि का मतलब 2 होता है। और 2 क्या है? अपन ऐसे लिखते हैं ना, 2 एक क्या है? संख्या ही तो है। 2 संख्या ही तो है। और इसी से हमें पता 2 द्वि का मतलब 2 तो आगे आ रहा है, यानी कि जिसका प्रथम पद आगे वाला पद क्या हो? संख्यावाची विशेषण हो। और बाद वाला जो पद है वो हमें समूह का बोध कराए, यानी कि जिस समास का प्रथम पद तो संख्यावाची विशेषण हो और बाद वाला पद हमें किसका बोध कराए? समूह का बोध कराए, तो वो कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। द्वंद्व समास देखो आप, इसमें द और द, व और वह, द और द, व और वह, यानी कि बीच में क्या आ रहा है? द और द, व और वह, यानी कि ये और से जुड़े होते हैं। दोनों पद प्रधान होंगे। इसमें द आगे वाला पद भी प्रधान होगा, पीछे वाला पद भी प्रधान होगा। जो जिस वह समाज जिसमें दोनों पद प्रधान हो और वह समाज जिनके बीच में और का लोप हो जाए, या अथवा, तथा, वह, एवं ऐसे शब्दों का बीच में से लोप हो जाता है, वहां पर होता है द्वंद्व समास। बहुव्रीहि समास यह अलग ही है, इसका कामकाज अलग ही है। यानी कि इसमें क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है। तो ये नॉर्मल हमने एक ट्रिक से सभी को समझा, जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है अव्ययी भाव, तत्पुरुष दूसरा आ रहा है तो द्वितीय पद प्रधान होगा, कर्मधारय यहाँ से 10 याद रखो, दूसरा पद प्रधान होगा, द्विगु में आगे 2 है संख्या, तो ये संख्यावाची होता है आगे वाला शब्द, और पीछे समूह का बोध कराता है। द्वंद्व में द और द, व और वह आ रहा है, तो और का बोध होता है, बीच में और से जुड़े होते हैं, जैसे कि माता पिता, तो हम कहेंगे माता और पिता। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, ठीक है, ऐसे जुड़े रहते हैं। और बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है, जैसे कि लंबोदर, तो लंबोदर में कोई भी पद नहीं, हमने कहा कि लंबा है उधर, जिसका अर्थात कौन? अर्थात कौन? गणेश जी। षडानन, 6 है आनंद, जिसके अर्थात कौन? कार्तिकेय। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं, जिसके अर्थात कौन? विष्णु। चतुर्मुख, 4 है मुख, जिसके अर्थात कौन? ब्रह्मा जी। तो ये सारी चीजें हमने एक ट्रिक के माध्यम से समझी है। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम द्विगु समास। नंबर 1 डाल लें आप, द्विगु समास, और उसकी परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले हम। द्विगु समास
हाँ ये लिख लो पहले, आप ऐसा करो 1 सेकंड, फिर हम पढ़ेंगे द्विगु समास। अब सामान्यतः समास के 6 भेद पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हुए पहला समास पढ़ेंगे, नंबर 1 डाल लीजिए आप, द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु समास एक परिभाषा लिखते हैं हम यहाँ कि वह समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद समूह बोधक हो, और समस्त पद समूह बोधक हो, द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास कहलाता है। ये बहुत ही नॉर्मल सीधी सी परिभाषा है जो हमने पहले ट्रिक से समझ भी ली थी कि वह समास जिसका प्रथम पद क्या हो, ये ध्यान रखना, संख्यावाची विशेषण हो, विशेषता बताए वह संख्या वाली, तो संख्यावाची विशेषण हो, और समस्त पद क्या हो, फिर बाद में हमें समूह का बोध कराता हो, तो वह समास कौन सा होता है? द्विगु समास। हमने यही से याद किया था, द्वि क्या है? द्वि यानी 2 होता है, 2 एक क्या है? संख्या है, तो संख्या आ रही है ना पहले, द्वि यानी 2, तो ये प्रथम पद क्या है इसका? संख्यावाची। इसी से पता चल रहा है, नाम से पता चल जाता है हमें। तो संख्यावाची विशेषण हो और पूरा जो समस्त पद है वो समूह का बोध कराता है, वही द्विगु समास कहलाता है। जैसे देखिए आप इसके उदाहरण शुरू कर दें। अब हम यहाँ से पहला उदाहरण ये ले लेंगे अपन, द्विगु 2 गायों का समूह। द्वि यानी 2, गो यानी गाय का अर्थ है यहाँ पर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 गायों का समूह। तो देखो आगे वाले ने तो हमें क्या बताई? संख्या बताई, द्वि यानी 2, इसका अर्थ क्या होता है? गाय। तो 2 बाद वाला क्या कर रहा है? बाद वाला समस्त पद हमें किसका बोध करा रहा है? समूह का बोध। तो ये समूह का बोध करा रहा है ना कि गायों का, तो 2 गायों का समूह। कौन सा समास हो गया इसमें? द्विगु समास। अगला उदाहरण लिखो आप, जैसे दुअन्नी। अब देखो दु यानी 2, अन्नी यानी होता है आने चलते थे ना पहले, 1 आना, 2 आना, 3 आना, तो यहां हम करेंगे कि 2 आनों का समूह। ऐसे कैसे लिखते जाए आप? 2 आनों का समूह। फिर लिखेंगे हम त्रिताप। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, त्रि से मतलब 3, ताप से मतलब ताप, दैहिक भौतिक आदि, तो 3 तापों का समूह। 3 तापों का समूह। तो देखिए सारे के सारे जो शब्द हमें समूह का बोध कराते जा रहे हैं। 3 तापों का समूह। अगला लिखेंगे त्रिकाल। इससे पता चल रहा है हमें कि 3 कालों का समूह, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, है ना, तीनों कालों का समूह। त्रिनेत्रे, वो 3 नेत्रों का समूह हो जाएगा महादेव जी के। तो हम त्रिनेत्र से बहुब्रीहि समास होगा डायरेक्ट, तो है ना, 3 है नेत्र जिसके, ऐसे होगा उसका। तो 3 है नेत्र जिसके, त्रिनेत्र आते हैं, हमें 3 नेत्र तो नहीं दिखते, हमें तो दिखते हैं शंकर भगवान, अन्य पद प्रधान होता है ना वहां। तो त्रिकाल, 3 कालों का, हाँ वो त्रिकालदर्शी, 3 कालों को देखने वाला वो अलग चीज है। 3 कालों का समूह, त्रिकाल यानी 3 कालों का समूह। अगला लिखिए आप, जैसे चतुर्युग। शाबाश, 4 युगों का समूह।